नमस्कार। जरा एक ऐसे दशक के बारे में सोचिए जिसने भारत के शासन की पूरी बुनियाद को एक तरह से बदल कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1990 की। ये दशक सिर्फ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि हमारे संविधान के लिए भी ये एक तूफानी दौर था। इसमें कई ऐसे बड़े बदलाव हुए जिनका असर हम आज भी महसूस करते हैं। सिर्फ 10 साल के अंदर संविधान में 11 बार बदलाव, ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी क्या जल्दी थी? क्या देश किसी बड़े राजनीतिक या सामाजिक मंथन से गुजर रहा था? चलिए, इस पूरी पड़ताल में हम इन्हीं सवालों की तह तक चलते हैं। तो देखिए, इन बदलावों की कहानी शुरू होती है लोकतंत्र की सबसे बुनियादी इकाई से, यानी आम नागरिक से। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कैसे 90 के दशक में सत्ता को दिल्ली के गलियारों से निकालकर सीधा गांव और शहरों के दरवाजे तक पहुंचाने की कोशिश हुई। इसकी शुरुआत हुई 70वें संशोधन से। देखिए, इसने एक बहुत जरूरी सवाल का जवाब दिया। क्या देश के राष्ट्रपति को चुनने में सिर्फ राज्यों की ही भूमिका होनी चाहिए? इस बदलाव ने दिल्ली और पुडुचेरी जैसी यूनियन टेरिटरीज, जहां अपनी विधानसभाएं हैं, उन्हें भी इस प्रक्रिया में शामिल कर लिया। मतलब ये कि अब उनका भी वोट गिना जाएगा। ये लोकतंत्र को और ज्यादा इंक्लूसिव बनाने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। और इसके बाद आए वो दो ऐतिहासिक संशोधन जिन्हें हम लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं, 73वां और 74वां। ये कह सकते हैं जुड़वां बदलाव थे। जहां 73वें ने गांवों में पंचायती राज को संवैधानिक ताकत दी, वहीं 74वें ने शहरों में नगर पालिकाओं को। मतलब साफ था, अब स्थानीय फैसले स्थानीय लोग ही लेंगे, फिर चाहे वो गांव की सड़क बनवानी हो या शहर की पानी की व्यवस्था करनी हो। लेकिन लोकतंत्र को सिर्फ जमीनी स्तर तक ले जाना ही काफी नहीं था। 90 का दशक वो दौर भी था जब भारत की सामाजिक विविधता और न्याय से जुड़े सवालों को संवैधानिक स्तर पर एड्रेस किया गया। 71वां संशोधन हमें दिखाता है कि भारत की असली ताकत उसकी डाइवर्सिटी में है। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 8वीं अनुसूची में शामिल करना ये सिर्फ लिस्ट में 3 नाम जोड़ने जैसा नहीं था। नहीं, ये तो करोड़ों लोगों की कल्चर, उनकी आइडेंटिटी, उनके अस्तित्व को एक संवैधानिक सम्मान देना था। सामाजिक न्याय की इसी कड़ी में 72वां संशोधन एक बहुत ही फोकस्ड कदम था। इसके जरिए त्रिपुरा की विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण को और आगे बढ़ाया गया। लक्ष्य बिल्कुल साफ था, ये पक्का करना कि विकास की इस दौड़ में किसी भी समुदाय की राजनीतिक आवाज पीछे ना छूट जाए। अच्छा, अब आगे के कुछ अमेंडमेंट्स को समझने से पहले हमें संविधान की एक खास तिजोरी के बारे में जानना होगा। इसे कहते हैं 9वीं अनुसूची। इसको आप एक सुरक्षा कवच की तरह समझिए। सरकार जब किसी कानून को इसमें डाल देती है तो उसे अदालतों की समीक्षा से, मतलब जुडिशियल रिव्यू से काफी हद तक सुरक्षा मिल जाती है। तो इस सुरक्षा कवच का इस्तेमाल कैसे हुआ? देखिए, 76वां संशोधन, इसके जरिए तमिलनाडु के 29% आरक्षण वाले कानून को 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। मकसद एकदम साफ था, इसे कानूनी चुनौतियों से बचाना। और हाँ, ये एक ऐसा कदम था जिस पर आज भी बहस होती है। इसके ठीक बाद 77वें संशोधन ने एक बहुत लंबे समय से चल रही बहस को संबोधित किया। इसने संविधान में एक नया क्लॉज जोड़ा जिससे सरकारी नौकरियों में SC/ST समुदाय के लिए सिर्फ भर्ती में ही नहीं बल्कि प्रमोशन में भी आरक्षण का रास्ता खुल गया। ये सामाजिक समानता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम माना गया। और ये सिलसिला आप देखिए दशक के आखिर तक चलता रहा। 78वें संशोधन ने भूमि सुधार से जुड़े और भी कानूनों को 9वीं अनुसूची के सुरक्षा कवच में डाल दिया, जबकि 79वें संशोधन ने यह सुनिश्चित किया कि SC/ST समुदाय का राजनीतिक प्रतिनिधित्व अगले 10 साल के लिए भी सुरक्षित रहे। तो पैटर्न बिल्कुल साफ था, सुरक्षा और प्रतिनिधित्व। 90 का दशक सिर्फ सामाजिक ही नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक सुधारों का भी दौर था। तो चलिए अब बात करते हैं उन बदलावों की जिन्होंने सरकार के काम करने के तरीके और केंद्र राज्य के वित्तीय रिश्तों को एक नई शक्ल दी। 75वां संशोधन हमारे न्याय व्यवस्था के लिए एक फास्ट ट्रैक लेन बनाने जैसा था। इसके तहत ट्रिब्यूनल्स यानी कि विशेष अदालतों के गठन का रास्ता साफ हुआ। जरा सोचिए, किराया या जमीन जैसे खास मामलों के लिए एक स्पेशलिस्ट कोर्ट जो फैसला भी जल्दी दे और हमारी बड़ी अदालतों का बोझ भी कम करे। और फिर दशक के अंत में आया 80वां संशोधन, जिसने केंद्र और राज्यों के बीच पैसे के बंटवारे का पूरा समीकरण ही बदल दिया। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, इस बदलाव के बाद केंद्र की टैक्स से हुई कमाई का एक बड़ा हिस्सा अब राज्यों को मिलने लगा। ये सिर्फ एक फाइनेंशियल शिफ्ट नहीं था, बल्कि ये शक्तियों का भी हस्तांतरण था जिससे राज्य और मजबूत हुए।
तो हमने इस पूरे दशक के कई अहम बदलाव देखे। चलिए इनमें से जो सबसे जरूरी संशोधन हैं उन्हें एक बार फिर से फटाफट याद कर लेते हैं ताकि इनकी तस्वीर दिमाग में एकदम साफ बैठ जाए। सबसे पहले 73वां संशोधन, जिसका सीधा मतलब है गांवों में पंचायती राज को मिली संवैधानिक शक्ति। और ठीक इसी तरह 74वां संशोधन, जिसने शहरों में नगरपालिकाओं को सशक्त बनाया। और हाँ, इन 3 को तो बिल्कुल मत भूलिएगा। 76वां यानी तमिलनाडु का आरक्षण कानून, 77वां यानी प्रमोशन में आरक्षण का प्रावधान, और 80वां जिसने राज्यों को ज्यादा फाइनेंशियल पावर्स दी। ये इस दशक के सबसे बड़े संवैधानिक मील के पत्थर थे। डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने कहा था कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, कोई पत्थर की लकीर नहीं, और 1990 के दशक के ये 11 संशोधन इसी बात का सबसे बड़ा सबूत हैं। उन्होंने दिखाया कि कैसे हमारा संविधान समाज की बदलती ज़रूरतों के साथ साथ सांस लेता है और खुद को एक नया आकार देता है। तो सवाल ये है कि अगर हमारा संविधान वाकई एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, तो आज की चुनौतियों को देखते हुए इसमें अगला बड़ा बदलाव कौन सा होगा और क्यों होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए।